Good morning student. Welcome to my channel Chemistry Classes by Pooja Kaushik. So in this very lecture we are going to discuss about the class 11 first chapter, some basic concept of chemistry. तो बच्चे अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर में जो भी बेसिक यूनिट्स हैं, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द केमिस्ट्री पार्ट, these are discussed in this very chapter. So that's why this chapter is the chapter number 1 of your syllabus. Okay? तो बच्चे इसमें जितनी भी हमारे पास यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी यूनिट्स केमिस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी. अब जो यूनिट है, अब आप ये कहोगे कि मैम एटम, वी नो व्हाट इज एन एटम बिकॉज 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस होता है एक एटम का, मॉलिक्यूल का या कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या मॉलिक्यूल जो होता है वो सिर्फ एलिमेंट्स का होता है या फिर वो कंपाउंड में भी एग्जिस्ट करता है. अब ये वो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आज आप इस लेक्चर में मेरे साथ समझोगे. तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो बच्चे बेसिक कंसेप्ट तो हम तब स्टार्ट करेंगे ना जब हमें ये पता होगा व्हाट इज केमिस्ट्री. तो सबसे बेसिक चीज कि भाई केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री को अलग ब्रांच क्यों बना दिया गया, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं. अब आप सबको पता है बच्चे 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस, मेजर 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो बच्चे इसमें हम तीनों को डिफरेंट स्टडी करेंगे. तो हम केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, हम केमिस्ट्री में किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे. केमिस्ट्री में डिस्कस, देखो केमिस्ट्री नाम में सबसे पहले क्या चीज याद आ जाती है कि भाई रिएक्शन से रिलेटेड है. केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ रिएक्शन. ओके, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो मैं आपको देती हूँ केमिस्ट्री की कि बच्चे ध्यान से सीक्वेंस में देखो, याद करने की या क्रैम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ध्यान से सोचो, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शंस, रिएक्शंस होगी तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चे, कोई दो चीज कंबाइन होती है, सम 2 सब्सटेंसेस आर गोइंग टू कंबाइन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द थर्ड वन. दो चीजें मिलेगी, तीसरा सब्सटेंस बना देगी. अब जब वो तीसरा सब्सटेंस बन जाएगा, रिएक्शन इन्वॉल्व हुई, फर्स्ट की पॉइंट. सेकंड, जो नया सब्सटेंस बना उसकी हम क्या देखेंगे बच्चे कि वो क्या स्ट्रक्चर बना, क्या है, किस फॉर्म में बना है, क्या उसका स्ट्रक्चर है. केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है बच्चे कि वो जिस हिसाब से अपने रिस्पेक्टिव एटम्स जिस भी तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन है, वो कितने पर्टिकुलर एंगल्स पे कंबाइन है या फिर वो कौन सी ज्योमेट्री बना रहे हैं, ये हम सारी चीजें आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो सिंपल सी बात हुई, रिएक्शन हुई, फर्स्ट की पॉइंट इज रिएक्शन. सेकंड कि जो प्रोडक्ट बना उसकी हम क्या देखेंगे बच्चे कि प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज देख लेंगे, उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे. समझ रहे हो. अब इस रिएक्शन में क्या हुई, कुछ नए कंपाउंड की प्रिपरेशन, यानी कि केमिस्ट्री को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन को हमने 4 वर्ड्स में कन्फाइन कर दिया. सबसे फर्स्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज. इन चारों चीजों की स्टडी को बच्चे व्हाट वी कॉल एज केमिस्ट्री. एज यू कैन सी हियर, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस. यानी कि वो ब्रांच साइंस की जो डील करती है बच्चे किसके साथ, सबसे पहली बार हमने क्या बोला, प्रिपरेशंस के साथ, यानी कि समथिंग न्यू इज गोइंग टू फॉर्म. प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस. द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड substance and the reaction involved in the formation of that particular new product is known as what, केमिस्ट्री. जो ये सारी चीजें पढ़ेंगे वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे बच्चे, केमिस्ट्री की ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे. अब बात आ जाती है बच्चे की केमिस्ट्री ठीक है मैम, आपने बता दिया केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. अब देखो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आती, जब तक हमें उसकी जरूरत नहीं होती, हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होती, हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी ऑल डू. सो दैट्स व्हाई बच्चे केमिस्ट्री को अलग ब्रांच बनाया, इतनी ज्यादा स्टडी हुई, दैट मींस कुछ ना कुछ यूजफुलनेस तो है. That's the only reason that scientists are behind this research in the chemistry part. So what are the importance of this chemistry? Number first, very basic importance I am going to discuss. Okay, first one, drug formation. Because all the drugs that you take in your disease, okay, in any of the disease related to particular disease, there is a particular drug in the market. So these drugs, the formation of that drugs, they all involve what, chemistry in it. So firstly, the drug formation, like cisplatin for cancer,
and azithromycin for AIDS. That is the small form is AZT for AIDS. So these are the two drugs which are used for curing. The first one is cisplatin for cancer and azithromycin for AIDS purpose. Okay. And the second one is बच्चे industries establishment, because in chemistry for reactions you need acids, you need base or alkalis, they are one and the same thing. Dyes, polymers, that means with the help of chemistry we are manufacturing a lot more substances. Okay, the basic key term is manufacturing, that means you are going to produce something new in this branch. So this is just, I am just giving you only two importances, but here the importance of chemistry is very large बच्चे. Now the basic key terms that I would like to start with is matter. बच्चे अब in the universe there is a number of substances that are present. Okay, so for making it easy, okay, for the further studies, to make it easy, the scientists did what? They just classify these substances. They just classify these substances based on their what? Physical properties or the chemical properties. So starting from this very basic thing, that the first term is what is a matter. Matter क्या होता है बच्चे? Anything that occupies space and have mass. That means anything that is having mass and is going to occupy what? Space is known as what? Matter. Okay. Now just tell me, बच्चे, is this marker a matter? Yes, it is a matter because it is having some mass. Secondly, it is going to occupy some space. बच्चे जहाँ मैं marker place कर रही हूँ उतना space तो इस marker ने occupy कर लिया ना. The same thing this board. बोर्ड मेटल है, yes it is a metal. क्यों? कोई ना कोई क्या है बच्चे, इसका मास है, एंड कोई ना कोई क्या कर रहा है बच्चे, कोई मतलब एक फिक्स क्या कर रहा है, एक फिक्स क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, एक फिक्स शेप, यानी कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है. अब हमने मेटल के बारे में तो बात कर ली, यानी कि कोई भी चीज जो कुछ भी जगह वो ऑक्यूपाई करे, एंड सेकंड थिंग उसका कोई ना कोई बच्चे क्या हो, मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं. तो बेस्ड ऑन दिस टू properties, the physical characteristics and the chemical characteristics, now we are going to further differentiate these two on the basis of their what? Firstly the physical and the second one is the chemical properties. Okay, so बच्चे अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट फिजिकल की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, बाय अपीयरेंस. किसी भी सब्सटेंस को सिर्फ देखने भर से तुम उसके बारे में क्या चीज बता सकते हो, दैट इज नोन एज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ भी बदलाव, दैट मीन्स nothing is going to change in that substance, just only by seeing what you can predict about that substance. These are known as what? Physical characteristics. तो बच्चे जस्ट देखने से आप क्या बता सकते हो, हमने पहले भी पढ़ा था 9th क्लास में 3 forms of matter, और इवन 9 से पहले भी बच्चे स्मॉलर क्लासेस में भी आपको ये बताया जाता है कि 3 forms of matter हमारे पास होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑल्दो हमारे पास अब कितनी है बच्चे, 5 states of matter है, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन. I will discuss with you later on. Okay, so the first one is solid, liquid and gas. तो बच्चे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैटर को कैसे डिवाइड करते हैं, 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस पार्ट. अब अगर मैं तुम्हें ये बात करूं बच्चे, देखने भर से मुझे किसी भी मैटर को, लाइक दिस बोर्ड, देखने भर से मुझे क्या पता लग रहा है इसके बारे में कि बच्चे सॉलिड क्यों बोला, सॉलिड इसलिए बोला एक पर्टिकुलर फिक्स्ड क्या है, इसकी शेप है. अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूं, क्या मैं इसकी शेप चेंज कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही. दैट मीन्स एक फिक्स्ड क्या हो रही है बच्चे, उसकी शेप फिक्स्ड है और उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है. वॉल्यूम क्या होती है बच्चे, वॉल्यूम जो होती है हमारी क्या होती है, किसी भी 3D सब्सटेंस में जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. देखो 2D सब्सटेंस लाइक दिस पेपर, ठीक है, अगर 2D कैसे करते हैं बच्चे, पेपर क्यों मानूंगी मैं, क्योंकि मैं सपोज कर रही हूँ कि इसकी हाइट कुछ भी नहीं है. ओके, इसकी हाइट क्या है, नियर टू नेग्लिजिबल, तो मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 2D. 2D का एरिया होता है, लेकिन अगर इस 2D में मेरी कोई ना कोई हाइट इंक्रीज हो जाए, लाइकवाइज अगर मैं बच्चे किसी बुक की बात करती हूँ, लाइक दिस बुक, ओके, अगर मैं इस बुक की बात करती हूँ तो बच्चे इस बुक में क्या है, फेस, दैट मीन्स 2D तो है बट इसकी कुछ ना कुछ क्या है बच्चे, हाइट है. तो दैट मीन्स जब हम एरिया को किसी भी सब्सटेंस के मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, उस सब्सटेंस की क्या आ जाती है हमारे पास, वॉल्यूम आ जाती है. ओके, सो दैट मीन्स सॉलिड में क्या होता है बच्चे, एक फिक्स्ड डेफिनेट शेप, एक फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड में क्या होता है बच्चे, अगर मान लो जैसे लिक्विड फॉर एग्जांपल, द बेसिक एग्जांपल ऑफ लिक्विड इज वाटर.
अब वाटर को अगर मैं एक ग्लास में रखती हूँ, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बाउल, दोनों की शेप क्या सेम है? नो, लेकिन दोनों की वॉल्यूम क्या है बच्चे? सेम है। अमाउंट में वो वाटर उतना ही है। ओके, दैट मीन्स लिक्विड्स क्या होते हैं बच्चे, जिनकी शेप जो होती है वो इनडेफिनेट होती है, दैट मीन्स नॉट फिक्स्ड, बट जो वॉल्यूम होती है बच्चे वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, फुल्ली डेफिनेट वॉल्यूम। थर्डली द गैस। गैस इन अ एटमॉस्फेयर देयर आर नंबर ऑफ गैसेस, ना तो हमें उसकी वॉल्यूम दिखाई देती है, ना ही उनकी कोई पर्टिकुलर क्या दिखाई देती है बच्चे? शेप दिखाई देती है। दैट मीन्स इन केस ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर इनडेफिनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम हमने तीनों चीजें पढ़ ली, लेकिन क्या हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट मीन्स कैन सॉलिड बी चेंज, कैन सॉलिड कैन चेंज इनटू द लिक्विड और लिक्विड कैन चेंज इनटू द गैस? Is it possible? Yes, it is possible. Basic example: ice. Ice in the freeze, ice is in solid form. On melting, it becomes liquid, and liquid on heating changes to what? Vapor state. Very good. तो बच्चे solid, liquid, gas, these three states are interconvertible to each other. मतलब एक दूसरे में बदली जा सकती हैं. Solid से liquid जाना होगा तो हमें heat करना पड़ेगा. लिक्विड से गैस जाना होगा। अब वाटर रखते हो बच्चे किचन में, जब हम चाय बना रहे होते हैं तो सबसे पहले पानी गर्म करते हैं, तो जैसे ही आप पानी को गैस के ऊपर रखते हो, आपने क्या किया बच्चे? हीट एनर्जी दी। हीट एनर्जी से क्या हो रहा है? जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बच्चे? वेपर, दैट मींस गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं रिवर्ट बैक करूं कि क्या मैं गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस, ऑन कूलिंग। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाएंगे तो हीटिंग, इसका रिवर्स फॉलो करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? कूलिंग। जैसे कि हम सिंपल जो वाटर होता है उसकी क्या बनाते हैं बच्चे? आइस बनाते हैं, फ्रिज में रखते हैं तभी आइस बनती है। फ्रिज में क्या है? टेम्परेचर लोअर डाउन है, दैट मींस कूलिंग इफेक्ट वी आर गोइंग टू गिव टू दैट लिक्विड सो दैट इट इज इजी फॉर द लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? आइस और अ सॉलिड फॉर्म। The another part, okay, this chemical characteristics, it is very important from chemistry point of view. बच्चे physical state बहुत आसान है, समझनी बहुत आसान है, बहुत सालों से सुनते आ रहे हो, लेकिन जब chemical characteristics की बात होती है तो chemical characteristics में सबसे पहली जो सबसे most important चीज आ जाती है बच्चे हमारे पास, वो ये आ जाता है कि अब यहाँ से स्टार्ट होंगी टर्मिनोलॉजीज जो आप केमिस्ट्री में बहुत बहुत बार आप यूज करोगे। बच्चे एक चीज, बेसिक चीज बताऊं, हर साइंस टीचर, सब साइंस टीचर ये बोलते हैं बच्चे कि जब भी आप साइंस की बात करते हो इंग्लिश, दैट मींस ग्रामेटिकल एरर्स काउंट नहीं होती। इट इज डैम ट्रू दैट ग्रामेटिकल एरर्स डजंट गोइंग टू काउंट, बट द मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन अ साइंस सब्जेक्ट इज टर्मिनोलॉजीज मैटर। दैट मींस ये जो टर्म है बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टर्म के प्लेस पे आप दूसरी टर्म यूज नहीं कर सकते। दैट मींस इफ इन एन आंसर the term used is molecule but you write here that atom, so the whole question is going to be wrong. Okay, so terminologies पे ज्यादा emphasis रखा करो कि एक टर्म किस चीज के लिए यूज की गई है साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो। बच्चे साइंस हमेशा टर्म्स के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो हमारी छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देते, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझनी। अगर ये समझ में आ गई तो केमिस्ट्री में बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो क्रिएट हो जाती हैं वो बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं बच्चे केमिकल केमिस्ट्री केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट मिक्सचर, द सेकंड इज अ प्योर सब्सटेंस। अब बच्चे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमने हमारा जो मैटर था उसको दो चीज में डिवाइड कर दिया। One is mixture and the another one is what? बच्चे pure substance। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले pure substance के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम मिक्सचर के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो बच्चे अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूँ, अब लेमन या कॉमन लैंग्वेज में हम प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं? अगर मैं कहूँ बच्चे जैसे घर में हम बहुत बार हमारे पेरेंट्स बारे में बात करते हैं कि जो दूध आ रहा है क्या वो प्योर है, जो हल्दी हम यूज कर रहे हैं क्या वो प्योर है? बच्चे लेमन लैंग्वेज में प्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे मिल्क में अगर वाटर भी मिक्स है तो भी वो लेमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि हाँ वाटर जो है जो मिल्क जो है वो क्या है बच्चे? प्योर है। लेकिन केमिस्ट्री में बीइंग अ साइंस स्टूडेंट कोई भी चीज प्योरिटी ऐसे ही क्लासिफाई नहीं होती जैसे लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज मींस जैसे हम कॉमनली यूज कर देते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंस वो होगा बच्चे, मान लो कोई भी हमारे पास एक बीकर है,
बीकर में हमने अगर मैंने कहा कि बच्चे बीकर में क्या है, एक बीकर लिया और उसमें क्या है वाटर। अगर इस वाटर में 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो मैं क्या बोलूंगी बच्चे, पूरे के पूरे जितने 100 मॉलिक्यूल हैं वो किसके होने चाहिए बच्चे, पानी के, दैट मींस H2O। अगर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने चाहिए बच्चे, H2O के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बच्चे कि इसमें 99 तो वाटर है मॉलिक्यूल्स, बट एक मॉलिक्यूल किसका आ गया, NaCl का। लेमन लैंग्वेज में वो एक मॉलिक्यूल NaCl का कोई भी रोल प्ले नहीं करता। लेमन लैंग्वेज में ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, बट इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे ओनली दिस इज प्योर। अगर एक भी मॉलिक्यूल किसी और सब्सटेंस का ऐड हो जाता है तो केमिस्ट्री उसको प्योर नहीं मानती। अगर मैं बोलूं बच्चे प्योर वाटर, दैट मींस उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ओके दैट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की फिक्स कंपोजिशन होती है, दैट मींस बच्चे फिक्स कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि इसमें वेरिएबल, दैट मींस हम किसी भी चीज को वेरी नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरीके का कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस एक ही तरीके के कंपोनेंट को बच्चे हम कैसे वेरी करें, फिक्स्ड कंपोजिशन होगी ना। अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 ही तो मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर वो H2O के हैं, हम ये लॉज पढ़ते हैं बच्चे, अगर H2O में 2H और 1 होता है तभी तो वो वाटर होता है, ना इसकी कंपोजिशन वेरी हो सकती, ना बच्चे हमारे मॉलिक्यूल्स के नंबर की कंपोजिशन वेरी हो सकती है, ओके। अगर मैं बात करूं बच्चे इसी के साथ मिक्सचर की, ऑब्वियसली अगर दो टर्म्स आई, सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखना कि साइंस में अगर दो डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही है मतलब उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, वो सेम चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात किया कि एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। मिक्सचर में क्या होता है बच्चे, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा बच्चे क्या प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाए। दो चीजें ली, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद मुझे नहीं पता बच्चे वो कितने अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है, दैट मींस वेरिएबल कंपोजिशन। मैं दोनों कंपोनेंट्स, अब कोई दो चीज है बच्चे, अगर मान लो वो 50-50 ली तो मिक्स कर दिया तो भी मिक्सचर हुआ, अगर वो 60-40 ली तो भी वो मिक्सचर हुआ, 70-30 ली तो भी वो मिक्सचर हुआ, दैट मींस वेरिएबल कंपोजिशन। ऐसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं 50-50, 60-40, 70-30, ओके। सो दैट मींस मिक्सचर में क्या होता है, व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस they are going to combine, this lead to the formation of what, a mixture, and the mixture is having what बच्चे, a variable composition, very good। तो बच्चे अब प्योर सब्सटेंस को भी हमने आगे फर्दर क्लासिफाई किया, वन इज एलिमेंट, द अनदर वन इज अ कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। बच्चे एलिमेंट और कंपाउंड, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हम एलिमेंट यूज करें, कहाँ हम कंपाउंड यूज करें। बिल्कुल सिंपल सी चीज बताती हूँ बच्चे, सबसे बेसिक चीज जो हम बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर की क्या होती है बच्चे, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि अगर मैं कोई भी मैटर ले रही हूँ, जैसे कि अगर मैं पेपर ले रही हूँ बच्चे, ठीक है, इस पेपर में क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, तो उसमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात, मतलब एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको मैं आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती फिजिकली, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, एटम बोलते हैं। यानी कि कोई भी मैटर, कुछ भी इमेजिन करो पूरे यूनिवर्स में से, उसमें सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी बच्चे, एन एटम, ओके। जब दो एटम मिल जाए, अब देखो, अब इसमें पता नहीं कितने एटम है, अगर मैं तुम्हें सिंपल जस्टिफिकेशन देना चाहूँ, मान लो ये इतना बड़ा रिप्रेजेंट कर रही हूँ बच्चे, जबकि इतने बड़े ये होते नहीं है, ओके, दे आर वेरी वेरी माइन्यूट। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ बच्चे कि इस पूरे के पूरे पेपर का ये क्या है, एक एटम है। अब ये एटम अगर अकेला ही रहता, किसी के साथ कंबाइन नहीं होता, तो बच्चे ये पेपर फॉर्म ही नहीं होता। पेपर क्यों बना, क्योंकि पेपर के अंदर जो एटम्स थे वो सब एक दूसरे से क्या है बच्चे, इंटरैक्टेड है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ओके। तो बच्चे जब एक एटम की बात हुई, ये था हमारा एटम। जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन कर जाए तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको और अच्छे से मैं आपको समझा सकती हूँ। अब मान लो जैसे मॉलिक्यूल की बात की, इसमें सारा का सारा पेपर था, यानी कि ये दोनों एटम क्या थे बच्चे, सेम थे, जैसा ये एटम था वही सेम ये एटम था। अब मैं यहाँ एग्जांपल तुम्हें देना चाहूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल O2। जब O2 का मॉलिक्यूल बना तो जो दो एटम्स इन्वॉल्व थे वो दोनों एटम किसके थे बच्चे, ऑक्सीजन के एटम्स थे, दैट मीन्स दोनों सेम थे। जब सेम एटम्स कंबाइन हो तो जो चीज बनती है उसको बोलते हैं एलिमेंट, ओके। जब सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो जो चीज बनी बच्चे
यानी कि सेम एलिमेंट्स है ना, सॉरी सेम एलिमेंट के एटम्स थे। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं तो जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो जो बनाते हैं बच्चों से क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। सबसे पहले एटम पढ़ा, एटम के बाद मैंने कहा मॉलिक्यूल, यानी कि दो एटम आपस में कंबाइन करके तो बन गया मॉलिक्यूल। अब कंडीशन आ गई ना बच्चे, जो दो एटम कंबाइन करें अगर वो सेम है, अगर वो सेम है तो हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर वो दोनों के दोनों बच्चे जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे बच्चे, उन्हें बोलेंगे हम कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। वेरी गुड। तो बच्चे यहाँ डिस्टिंक्शन समझ में आई आपको कि एलिमेंट भी होता है और कंपाउंड भी होता है। एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम बच्चे इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये अकेला रह सकता है बिना किसी से कंबाइन हुए, हाँ रह सकता है। लेकिन क्या सभी एटम्स रह सकते हैं, नहीं रह सकते। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर एटम सिंगल है, लाइक हीलियम, हीलियम हीलियम ही रहे, हीलियम दूसरे एटम के साथ कंबाइन ना करे, क्या रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। लेकिन अगर मैं अपोजिटली बात करती हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में नहीं रहता। हाइड्रोजन एक एटम है, ओके, हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात कर रही हूं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी, सॉरी बच्चे सॉरी, यहाँ पे हल्की सी कंफ्यूजन क्या हो रही है। अब मैंने बात की बच्चे एटम की, एटम सबसे स्मॉलेस्ट इकाई थी, वो एग्जिस्ट कर रही। मैंने बात की थी हमारी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल में क्या होती है, सिंपल एग्जिस्टेंस होती है हमारे पास, दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास O2 भी मॉलिक्यूल है और H2O भी मॉलिक्यूल है। लेकिन O2 मॉलिक्यूल है किसका बच्चे, एलिमेंट का, और H2O मॉलिक्यूल है बच्चे किसका, कंपाउंड्स का। ओके, अब यहाँ आ जाओ, मैंने बात की एलिमेंट की, एलिमेंट में आपने सिंपलेस्ट चीज समझ गए हो, एलिमेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, एलिमेंट सिंपल प्योरेस्ट फॉर्म अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की बात करती हूँ उसे बोलते हैं बच्चे एलिमेंट। कंपाउंड की बात करते हैं व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि दोनों अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। जब वो दो एटम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चे, कंपाउंड बनाते हैं। अब हमने इसको भी फर्दर आगे एलिमेंट्स को तोड़ दिया, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। मेटल अगर मैं फिजिक्स में बात करती हूँ तो मेटल कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर। नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर। Semi metals, they conduct electricity and the capacity for the conductance of electricity is between metals and the non-metals. Okay. तो और अगर मैं कंपाउंड की बात करूं बच्चे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है बच्चे जो ऐसे हम प्लांट्स, एनिमल्स या फिर जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं अगर हम उनसे कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। बट इनऑर्गेनिक लाइक इन मिनरल्स, ओर्स, NaCl, Na, okay, the sodium, potassium, lithium, they all are considered in what, inorganic form. Okay, ऑर्गेनिक में मेनली हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। ओके बच्चे, अब मैंने जब मिक्सचर को छोड़ा था, हमने मिक्सचर कहाँ छोड़ा था, हमने बोला बच्चे दो प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, मिक्सचर। मिक्सचर की कंपोजिशन वेरी हो सकती है। अब मिक्सचर दो तरीके का होता है बच्चे, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। नाम से समझो, होमो, होमो का मतलब होता है बच्चे यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जब दो प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हुए उसके बाद जो मिक्सचर बना वो बिल्कुल क्या था हमारे पास, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में था। यानी कि एग्जांपल ले लो बच्चे आप, अगर आप मिल्क और वाटर लेते हो, मिल्क और वाटर का एग्जांपल लें, अगर मेरे पास एक ग्लास मिल्क है और उसमें मैंने आधा ग्लास पानी मिक्स कर दिया, मिक्सिंग के बाद हमें दोनों चीजें अलग अलग नहीं दिखती कि वो पानी कहाँ चला गया, ये वो पानी की कोई अलग लेयर नहीं बन जाती, वो दोनों आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिया, पानी मिक्स कर दोगे, दिखने में on the basis of their appearances, okay, there is no difference. That means they are uniformly distributed. The molecules of both these pure substances are uniformly distributed in that mixture. So that is homogeneous mixtures like milk and water. मिक्स करने के बाद तुम्हें अंतर दिखाई ना दे तो हो जाता है होमो। हेट्रोजीनियस का मतलब अपोजिट टू द होमो, दोनों चीजें मिक्स तो करनी चाहिए लेकिन मिक्स होने के बाद दोनों अलग अलग क्या हो रही हैं बच्चे, दिखाई दे रही हैं, विजिबल हैं कि दो, इसमें विजिबल हो जाता है बच्चे कि इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर दो सेपरेट चीजें प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, जब भी हम सैंड, रेत को मिक्स करते हैं पानी में, वो मिक्स नहीं होती
थोड़े टाइम के लिए उसे अनडिस्टर्ब रखोगे बच्चे, देन सैंड इज गोइंग टू बी सेटल डाउन। ओके, सैंड सेटल डाउन हो जाएगी, दो डिफरेंट फेजेस आ जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, तो बच्चे ये पूरी की पूरी टेबल आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बच्चे, ये पूरी की पूरी टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे गैस और वेपर की और मास और वेट की, ये बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है, लेकिन डिफरेंस मैक्सिमम को नहीं पता होता कि डिफरेंस क्या है। अब मान लो एक वेपर है हमारे पास और एक गैस है, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि लिक्विड ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू गैस, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट according to a scientist or according to science? Is it the correct statement? No, it is not the correct statement बच्चे। गैस का मतलब होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन वेपर, ध्यान से सुनो बच्चे, वेपर हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जो भी मटेरियल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में था। रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में था बच्चे, लिक्विड फॉर्म में था। रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन हमने उसे हीट प्रोवाइड कर दी और वो लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैसियस में। अब इस गैसियस फॉर्म का नाम दिया जाता है बच्चे वेपर। क्या नाम दिया जाता है, वेपर स्टेट। गैस रूम टेम्परेचर पे भी वो मटेरियल, वो सब्सटेंस किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चे, इन द गैसियस फॉर्म। बट वेपर टर्म इज यूज्ड फॉर दैट मटेरियल which is present in liquid state at room temperature. For example, water. वाटर बच्चे रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ऑन हीटिंग द वेपर, और सॉरी ऑन हीटिंग द वाटर, okay, the water is going to convert into what, the vapor. Okay, vapor representing the gaseous state of that material, that is water, which is present in the liquid form. So this is clear, I think. And this the another difference, that is mass and weight. बच्चे मास और वेट लेमन लैंग्वेज में दोनों चीजें सेम यूज कर देते हैं, वो उनके लिए मास और वेट दोनों एक चीज है। लेकिन साइंस स्टूडेंट और लेमन जो हमारा कोई भी पर्सन है, उसमें डिफरेंस होता है। साइंस स्टूडेंट को पता होता है कि कहाँ पे हमें मास यूज करना है, कहाँ पे हमें वेट यूज करना है। अब मैं तुम्हें सिंपल से एक क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चे, जैसे कि अब मैं यहाँ हूँ, सपोजिटली माई वेट इज 60 kg. On the moon, the weight is going to reduce to 10 kg. Why? Because the gravity, okay, the magnitude of the gravity of the moon is 1/6 times the gravity on the earth. यानी कि मून पे जो ग्रेविटी है वो 1/6 कम है, 1/6 पार्ट के बराबर है जितनी हमारी अर्थ की ग्रेविटी है। अब दोनों में चीज क्या फर्क हुई, यहां से वहां जाने पे मैंने टर्म यूज की बच्चे वेट, अर्थ से मून पे जाने पे वेट में चेंज आता है कि मास में चेंज आता है। ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन, मैंने कहा कि अगर मैं अर्थ पे हूं, मैं अर्थ से कहां जा रही हूँ बच्चे, मून पे जा रही हूँ, तो मेरा मास चेंज होगा कि मेरा वेट चेंज होगा, मेरा हमेशा वेट चेंज होगा। व्हाई द वेट इज गोइंग टू चेंज, नाउ लेट्स सी बच्चे, मास इज रिप्रेजेंटिंग बाय m बट वेट इज mg, दैट मींस in the weight g factor is there, g is acceleration due to gravity, that means here the gravity is going to take place, gravity is going to play a very important role in calculating the weight, but mass calculation is independent of that gravity factor, यानी कि जहां भी ग्रेविटी में चेंज होगा तो बच्चे हमारा हमेशा वेट चेंज होगा, because weight is equals to mg and mass is equals to only m. Okay, so this is today's lecture. I hope you'll enjoy this lecture and you will get each and every concept to be clear in your mind, each and every term should be clear in your mind. Okay बच्चे, अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, you can comment me on my channel. Okay बच्चे, I am going to reply your comment. कहीं भी कोई भी क्वेरी है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, जस्ट कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट एंड सॉल्व योर क्वेरीज. ओके बच्चे, सो दिस इज द lecture number 1. In further continuation, I think in the time period of बच्चे 1 or 2 day, I will post the next video regarding to this lecture. Okay, this chapter of the 11th class, some basic concept of chemistry. Thank you so much.